चलिए जी, गुड इवनिंग। शुरू करें क्लास। यादव जी आज आप आए हो, गुड है। करें, स्टार्ट करें बच्चों। 2 ही चैप्टर रहते हैं हमारे सिलेबस के, रेशियो एंड कैश फ्लो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। लेट्स सी। वैसे लोग कहते हैं कि ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, खाली फॉर्मूला रटो बात खत्म, बट हमने ऐसा नहीं करा। हम हर चीज का मतलब ढूंढने की कोशिश करें। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। हाँ कुछ कहना चाह, चलिए चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग रेशियोज। एक कोट है जो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, मैंने लिखा है, द पावर ऑफ रेशियोज लाइज इन द फैक्ट दैट नंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय देमसेल्व्स डोंट रिवील द होल स्टोरी। अच्छा कोट है। ये कह रहे हैं कि रेशियोज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स हैं वो पूरी कहानी बयां नहीं करते। जब आप उसका एनालिसिस करोगे तब पूरी कहानी का पता चलेगा। एक वो कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सेम इज द केस। सो लेट्स सी, let's read introduction, we'll go on reading and we'll understand. Financial statements aim at providing financial information to meet the information needs of decision makers. Financial statements prepared by the business enterprise are published and they are available to the decision makers. These statements provide financial data, यानी हमें फाइनेंशियल डेटा तो मिल जाता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन उसका हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तब हम किसी क्रक्स पे पहुंचते हैं। दे रिक्वायर एनालिसिस, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन फॉर टेकिंग डिसीजंस। चेहरा देख के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, कभी भी किसी चीज को फेस से आप डिसाइड नहीं करोगे। गो डीप, गो and analyze then decide by the external as well as internal users. This act is called, ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। जब हम अकाउंटिंग फिगर्स को प्रॉपरली डिवाइड करके उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करके एक रिजल्ट निकालते हैं, वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। और वो वहां पे रुकता नहीं है, रिजल्ट के बाद उसको इंटरप्रेट भी करना पड़ता है। सिंपल है। ओके, इट इज रिगार्डेड एज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। देखो मैं इसको हमेशा ना ह्यूमन बॉडी एनालिसिस से जोड़ती हूँ। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर मेरी ये तबीयत खराब है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या वो चेहरा देख के दवाई दे देते हैं? अरे चेहरे पे दिख रहा है ये प्रॉब्लम है। मतलब होते हैं कुछ डॉक्टर होते हैं जो चेहरा देख के बता देते हैं, बट लिसन हाउ आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट। सुनो, वो आपका क्या कहते हैं कि ये टेस्ट करा लो, है ना, एनालिसिस को बोल देते हैं वो ब्लड एनालिसिस, कि भाई ये रिपोर्ट करा लो, सीबीसी करा लो, डेंगू बहुत फैला हुआ है, ये करा लो, टाइफाइड। हाँ हाँ, मैं फिलहाल इस प्रोसेस से जोड़ना चाह रही हूँ आपको, फिर आप एनालिसिस करते हो। अब एनालिसिस हो गया तो उस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन कौन करता है? डॉक्टर कर। खाली ब्लड रिपोर्ट करा के घर पे थोड़ी रखनी है आपने, फिर आप उसका इंटरप्रिटेशन कराते हो कि भाई ये रिपोर्ट है, अब इसका क्या मतलब है, राइट? सो दैट इज इंटरप्रिटेशन. It is regarded as integral and important part of accounting. As indicated in the previous chapters, the most commonly used techniques are, कौन सी techniques हैं बताओ? Comparative, common size, trend analysis जो आपके सिलेबस में नहीं है, ratio analysis and cash flow. This chapter covers the technique of, और हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे? बिजनेस की सॉल्वेंसी चेक करना, एफिशिएंसी चेक करना, प्रॉफिटेबिलिटी। देखो यहाँ पे टोटल अगर मैं बताऊं, ये चैप्टर 4 हिस्सों में बटा है। शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक तो आप बिजनेस की लिक्विडिटी चेक करेंगे रेशियो कैलकुलेट करके, एक आप बिजनेस की सॉल्वेंसी चेक करेंगे, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, और चौथा एफिशिएंसी चेक करेंगे। पूरा चैप्टर इन 4 वर्ड्स पे डिफाइंड है। लिक्विडिटी क्या होता है? किसी भी बिजनेस की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पे करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? सॉल्वेंसी।
प्रॉफिटेबिलिटी वो कितना प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे हैं, और एफिशिएंसी ये मेजर करेगा कि वो कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बिजनेस को चला रहे हैं। सिंपल है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स। पहले आपको यहाँ पे रेशियो का मतलब बताया है कि रेशियो क्या हो, दो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो रेशियो है। 8th या 9th में पढ़ा होगा शायद, है ना। Ratios when calculated on the basis of accounting information they become accounting ratio। यानी जो दो वैल्यूज आप ले रहे हैं, अगर वो अकाउंटिंग वैल्यू है तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियो। Thus accounting ratio may be expressed as an arithmetical relation between two accounting variables। क्या है अकाउंटिंग रेशियो? It is an arithmetical relation between two accounting variables। चलिए, the term accounting ratio is used to describe significant relation which exists between figures shown in the balance sheet and P&L। जो बैलेंस शीट और P&L के फिगर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश करके आप कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, अकाउंटिंग रेशियो। अब ये जो रेशियोज आप निकालेंगे बच्चे, इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, एज इन इट कैन बी अ प्योर नंबर जैसे 2, 3, 4, ठीक है। It is expressed as a quotient current ratio which shows the relation between current asset and current liability। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपने निकाला कि 2 लाख मेरे करंट एसेट है, 1 लाख मेरी करंट लाइबिलिटी है, सो मेरा रेशियो क्या हो गया, 2:1। या तो हम ये कह सकते हैं कि करंट एसेट जो है वो 2 टाइम्स हो गए, यानी 2 आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पे बोला है कि आप अपने रेशियो को या तो प्योर नंबर में शो कर सकते हैं, आप टाइम्स में भी शो कर सकते हैं, एज इन आप ये बोल सकते हैं कि मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी है, राइट। वो अभी हम आगे देखेंगे टाइम्स में कैसे आएगा। आगे चलो, परसेंटेज फॉर्म में चलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी इन परसेंटेज। जनरली ये प्रॉफिट्स के लिए होता है, प्रॉफिटेबिलिटी जो चेक करते हैं कि मेरा इतना % जीपी रेशियो है, इतना % मेरा एनपी रेशियो है। लेट्स सी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज नेट प्रॉफिट रेशियो व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। कैसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो ये आ रहा है परसेंटेज टर्म में। ये जो टेबल है ये आपको ये बता रहा है कि जो आप रेशियोज पढ़ेंगे वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, या तो वो प्योर नंबर हो सकता है, वो परसेंटेज भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो टाइम्स में भी हो सकता है, वो डेज में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम सारे रेशियोज देखेंगे, अलग अलग उसमें कैटेगरी में फॉल करते हैं। टाइम्स में अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकाला, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन, अभी फॉर्मूला पे मत जाओ, ये सब मैं समझाऊंगी, 4 लाख अपॉन 1 लाख। सो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरा क्रेडिट परचेज है वो मेरे क्रेडिटर से 4 टाइम्स, 4 गुना। अपन उसमें भी बोल सकते थे, जो हमने करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी किया, वहां पे भी हम बोल सकते थे कि हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी है। सो दैट इज ऑल्सो, आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे प्योर में ही लिखना है आपने। आगे चलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी अगर आपका पॉइंट में आंसर आ जाता है ना। लेट्स सी, एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकाला है। बच्चों अभी इस रेशियो पे ना जाना कि ये क्या है क्यों है, वो जब हम पहुंचेंगे तब। फिलहाल सिर्फ ये देखो कि 1 लाख अपॉन 5 लाख, तो मेरा आंसर क्या आया, 0.2। यानी ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जो आप आंसर निकालेंगे इट कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शन। एंड द लास्ट वन इन डेज। अब ये क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड आप कैलकुलेट करना सीखेंगे इस चैप्टर में, कि अंदाजन हम कितने दिन में अपने क्रेडिटर को पैसा चुका देते हैं, अंदाजन हमें अपने डेटर से कितने दिन में पैसे मिल जाते हैं। सो आपका ये रेशियो डेज में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? यानी आप जो 17 टाइप के रेशियोज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में,
वो इन पांचों में से किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। या तो आपका आंसर परसेंटेज टर्म्स में आएगा, या टाइम्स में आएगा, या प्योर नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, डेज होंगे। सिंपल है, किसी भी पांच में से एक में फॉल करेगा। मीनिंग ऑफ रेशियो थोड़ा सा हम क्विकली चलेंगे क्योंकि हम ये काफी उसमें पढ़ भी चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। क्विकली विल मूव। रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among various financial factors. It is a process of determining and interpreting. I'll highlight this. It is a process of determining and interpreting the relationship between the items of balance sheet and P&L, यानी कि हमारे financial statements. It is a technique of analyzing the it's a tool of analysis basically, जिसके थ्रू आप अपने स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते। नींद आ रही है दीपक थ्योरी पढ़ने में? आज कैसे हो जाएगा? आज तो मैं खाली आपको लिक्विडिटी के रेशियो समझा पाऊंगी, आज थोड़ी खत्म होगा ये चैप्टर। गलत क्वेश्चन। अब ऐसे भी मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाने की आदत है, फालतू है। 4 क्या कह रहा है? 4 नंबर का चैप्टर है तो छोड़ दे, मतलब फटाफट छोड़ दे। नहीं, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम बहुत ज्यादा थ्योरी डिटेल में नहीं जाते, ओवरव्यू लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस विल सर्व द पर्पस ऑफ व्हाट? जितने भी आपके यूजर्स होते हैं, कौन कौन यूजर्स होते हैं? सारा याद है, करेक्ट। हाँ, तो ये जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में और डिसीजन मेकिंग करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज, सिलेक्ट हुआ, इट सिंप्लीफाइज, समराइज एंड सिस्टमेटाइज द फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हेड पॉइंट्स पढ़ते हैं बच्चों, अगर ना समझ आए तो मुझे बताना। यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझाना पड़ेगा इसको। यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग द अकाउंटिंग डेटा, आपका जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके ये क्या कर देगा? सिंप्लीफाई। इट विल हेल्प इन असेसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। टू एक्सप्लेन दिस आई विल से कि बिजनेस कितने अच्छे से आप कैरी ऑन कर रहे हैं वो मेजर कर पाएंगे थ्रू रेशियो एनालिसिस। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। देखिए, रेशियो एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर फोरकास्ट करने में। देखो, फ्यूचर कैसे फोरकास्ट होता है? हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। किस बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हैं? पास्ट के बेसिस, है ना। सो फ्यूचर इज फोरकास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप पिछले स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करोगे तो आगे आने वाले वक्त को फोरकास्ट कर पाओगे। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। रेशियो कैलकुलेट करने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे सुधारा जाए। एक चीज ध्यान रखना, चलो आपसे पूछते हैं, आप आंसर कर पाते हैं या नहीं? यादव जी आप आंसर करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा या सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ के देगा? करेक्ट, यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं ये आपको सिर्फ इतना बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी दवाई क्या है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। फिर से आई विल रिलेट दिस ह्यूमन बॉडी एग्जांपल। जब आप ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट में प्रॉब्लम पता चल जाती है कि ये प्रॉब्लम है, उसकी दवाई कौन देता है? डॉक्टर देता है। यानी कहने का मतलब ये एनालिसिस सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगी, सोल्यूशन आपको नहीं देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा था ना यूजफुल इन लोकेटिंग वीक एरियाज, आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी जिसे आप सॉल्व कर पाएंगे। इंटरफॉर्म, इंट्राफॉर्म क्या होता है बच्चों? इंटर इंटर होता है और इंट्रा इंट्रा होता है। वेरी गुड आंसर, यस। इंटर होता है जब आप खुद को दूसरी फॉर्म से कंपेयर करते हैं और इंट्रा होता है जब खुद को अपने ही पास्ट रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। करेक्ट। तो जब आप रेशियो एनालिसिस करेंगे तो ये दोनों ही कर पाएंगे। आगे चलते हैं, लिमिटेशंस देखो, इसकी क्या लिमिटेशंस है रेशियो की? वो इस लिमिटेशन में आएगा, रुक जाओ अभी।
ओके सो पहला आपको लिमिटेशन बताया हुआ है कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही तो एनालाइज कर रहे हो, तो अगर आपके रिजल्ट्स फॉल्स हैं तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगला लिखा है क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होते क्वालिटेटिव फैक्टर तो इसमें कहां से आएंगे? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। lack of standard ratios, I will say this is the most important point. रेशियो एनालिसिस की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियोज। कैसे? जैसे मान लो आपने अपनी फर्म का करंट रेशियो कैलकुलेट किया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी किया और उसका आंसर आया फॉर एग्जांपल 2.6, ठीक है, कि आपके जो करंट एसेट्स हैं वो 2.6 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी है। अब सवाल उठता है कि ये अच्छा है या बुरा है? 2.6 जो आंसर आया वो अच्छा है या बुरा है, कैसे डिसाइड करें? कुछ स्टैंडर्ड रेशियो होना चाहिए ना, कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि बेटा ये रेशियो है तो अच्छा है, इससे कम है तो ठीक है, इससे ज्यादा है तो ठीक है, ये बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। मैंने आपको पिछले शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एक एग्जांपल दिया था ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का, है ना। आप मान लो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो, थर्मोमीटर आपको दिखाता है 100 डिग्री। अब आपको पता ही नहीं है कि ये फीवर है या नहीं है, लेकिन आपको पता क्यों होता है? क्योंकि आपके पास एक स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर है कि इट शुड बी 98.5। तो अगर इससे ज्यादा आ रहा है मतलब मुझे फीवर है, इससे कम है तो मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम किससे कंपेयर करें जो हमारा आंसर आए। समझ में आ रहा है? जो रेशियोज होते हैं ना वो डिफर करते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। क्यों? अगर मान लो मैं किसी मैन्युफैक्चरर की बात करूं जिसकी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, फैक्ट्री है, हजारों लेबर लगे हुए हैं, तो उसको ज्यादा चाहिए होते हैं करंट एसेट्स, है ना, रादर देन एक सर्विस प्रोवाइडर जिसके कम खर्चे होते हैं। सही है। तो अब इंडस्ट्री बदल गई तो रिक्वायरमेंट्स बदल गई। मान लो अगर यादव जी कोई मैन्युफैक्चरर है और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, आप बताओ किसको ज्यादा करंट एसेट्स की जरूरत है? मैन्युफैक्चर। अरे वर्किंग कैपिटल चाहिए ना बाबू, तेरे को मशीनें चल रही हैं। यू आर नॉट गेटिंग। मैंने सर्विस प्रोवाइडर बोला, सुनो तो सही, पहले ध्यान से सुनो। इसका बिजनेस बड़ा है, मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पैसे देने हैं, तो इसको ज्यादा जरूरत है ना, रूटीन में पैसे लगाने की। समझ में आ रहा है? रादर देन अ सर्विस प्रोवाइडर। सो इसकी इंडस्ट्री और मेरी इंडस्ट्री का क्या रेशियो एक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो अब ऐसी कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, आप सोचो। अगर हम वेजिटेबल इंडस्ट्री की बात करें, उनको तो रोज सामान खरीदना पड़ता है, वो आज खरीद के लाएंगे कल खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सॉरी। समझ में आ रहा है? सो इतने डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, उसके स्टैंडर्ड रेशियो कहाँ से लाओगे? हमारे पास है ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन दैट यू डोंट हैव अ स्टैंडर्ड रेशियो अवेलेबल जिससे आप अपने रेशियो को कंपेयर कर सको और बता सको कि ये ठीक है या नहीं, करेक्ट है। चलिए, मे नॉट बी कंपेरेबल। यहाँ पे बात हो रही है एज इन, अगर मान लो मैं अपनी फर्म और गौतम की फर्म की बात करूं, अगर हम दोनों कहीं पे भी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कई बार होता है ना, ऑल्टरनेट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी एक्सेप्टेबल होती हैं, चाहे वो हम स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन की बात करें, तो ये कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहा है, मैं कुछ और, क्या हमारे रिजल्ट्स कंपेरेबल है? नो, नॉट कंपेरेबल। प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड। वो तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होते तो इसमें कैसे होंगे? नहीं होंगे। देखो सीधी सी बात है, जितनी भी लिमिटेशन आपकी बैलेंस शीट और पीएनएल में होंगी वो सारी की सारी लिमिटेशन इसमें कैरी फॉरवर्ड होंगी। करेक्ट है। विंडो ड्रेसिंग, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? मैनिपुलेशंस। सो अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेटेड है तो ये कभी भी ठीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पूरा रेशियो एनालिसिस उसी पे बेस्ड है। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। पर्सनल बायस, इसको समझाना पड़ेगा। देयर आर मेनी थिंग्स इन अकाउंट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स। सो पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बायस्ड है तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? नो। करेक्ट।
थ्योरी पर से इतना ही था चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं। क्या होता है रेशियो एनालिसिस, क्या उसकी जरूरत है और क्या उसके लिमिटेशंस, दैट्स इट। हाँ ओके, आप इसमें एक लिमिटेशन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई विल ऐड हियर, रेशियो एनालिसिस will only find weak areas but won't give solution for that. Yes, it's a problem finder, not a solution giver. ठीक है, good. Moving to practical part of the chapter. So your chapter is basically divided into 4 different parts, as I already mentioned. Liquidity ratios, solvency ratios, activity ratios and profitability ratios. Liquidity ratios क्या है? आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करने की कैपेसिटी को मेजर करेगा। आई रिपीट, आपकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, क्या आप उनको पे करने के काबिल हैं या नहीं, उसे ये दोनों रेशियो चेक करके आपको बताएंगे। सॉल्वेंसी रेशियो क्या चेक करेंगे? एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी आप अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के काबिल है या नहीं, वो रेशियोज आपको बताएंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज, जिसमें टोटल 4 है, 5 है नहीं, इसमें 5 है, 4। सो टोटल गिनते चलो, 4 और 2 कितने हो गए? 6 नहीं, 15 नहीं, 2 पिछले साल और ऐड हुए थे, वो लास्ट में मैंने दिए हुए, इस चार्ट में नहीं है। एक्टिविटी रेशियोज में 4। एक्टिविटी रेशियोज क्या बताएंगे कि आप अपने बिजनेस को कितना एफिशिएंटली कैरी आउट कर रहे हैं। सिंपल है, सॉर्टेड। प्रॉफिटेबिलिटी तो आपके प्रॉफिट्स को मेजर करेगा कि हाउ मच प्रॉफिट्स यू आर मेकिंग। तो टोटल गिनना बच्चों कितने हो गए? ये 2 और 4 6 और 4 कितना 8 और 10 और 5 15 और 2 और नए ऐड हुए इसमें एक्टिविटी में, वो मैंने लास्ट में लिख के दिए हुए हैं। सो इन टोटल हियर यू हैव टू स्टडी 6 एक्टिविटी। टोटल कितने हैं? 6। तो कुल मिला के लिक्विडिटी 2 या टोटल 17। 2 लिक्विडिटी रेशियोज हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। 4 आपके सॉल्वेंसी है, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज। हर एक रेशियो को डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं छूट रही हमारी। इसमें 4 है, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, वर्किंग कैपिटल, और 2 और ऐड हुए, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर एंड नेट एसेट टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पे 5 है, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एनपी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल है, आज के एजेंडा में इसको सीखना है, इसके क्वेश्चंस करना नहीं, सिर्फ इसको समझना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी ऑफ द फर्म रेफर्स टू, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ऑनलाइन बच्चों के लिए। Liquidity of the firm refers to firm's ability to meet its current liabilities. Liquidity ratios are computed to evaluate the capability of entity to meet its short-term liabilities. Short-term liability क्या होती है दीपक? क्या होती है short-term liabilities? 1 साल या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करनी होती है, वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। कौन से 2 रेशियो पढ़ने हैं? करंट और लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलिए पहले मैं बताती हूँ है क्या, बाद में समझाऊंगी, बाद में रीड करेंगे। शॉर्ट में समझो क्या है। पहला रेशियो है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशियो आपको क्या बताएगा, ध्यान से सुनो। क्या आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएंगे जब वो अराइज होंगी?
I repeat, will you be able to pay your current liabilities as and when they arise? समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? क्विक रेशियो क्या है? क्विक रेशियो मेजर करता है क्या आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे अगर आपको इमीडिएटली पे करने को कह दिया जाए। दोनों में अंतर समझ में आया? पहले रेशियो के बारे में मैंने क्या बोला कि वो करंट लायबिलिटी जब अराइज होगी तब आप पे कर पाएंगे या नहीं। दूसरा रेशियो आपको बताता है कि अगर आपको इमीडिएटली अपनी सारी लायबिलिटीज पे करनी पड़ जाए कि भाई खड़े पाओ अभी के अभी पे करो, तो क्या आप पे कर पाएंगे या नहीं। सिंपल है, कोई दिक्कत? रीड करते हैं। ये मैंने कंपैरिजन में इसीलिए, अगर आप अपने नोट्स चेक करेंगे, आपके पास सबके पास बुक है, जस्ट शफल द पेजेस, आप देखेंगे कि एक हेड के अंदर जितने भी रेशियोज है वो कंपैरिजन में आपको दिए गए हैं। ठीक है, करंट रेशियो इज अ, हाँ मतलब जल्दी से अगर पे करना हो तो आप पे कर पाएंगे या नहीं। करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स द एबिलिटी of enterprise to pay short term liabilities. It is a relation between current assets and current liability. यहां से पढ़ना ध्यान से। It indicates whether the enterprise will be able to meet its short term liability when they become due for payment. समझ में आ रहा? As and when they arise, क्या आप उन्हें पे कर पाएंगे जब उनकी ड्यू डेट आएगी। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। रेशियो फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? शक, शंका? ठीक है, इधर आ जाओ। लिक्विड रेशियो इज अ रेशियो विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. It is a relation between liquid assets with current. आप दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करें, इनका डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी है, यहाँ पे भी करंट लायबिलिटी, यानी ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? न्यूमरेटर। अब सवाल उठता है कि ये करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? सो देखिए, क्विक एसेट्स जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, क्विक, जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको अगर लायबिलिटीज पे करनी है, हाँ, अगर आपको इमीडिएटली कोई लायबिलिटी पे करनी है तो आपको वो एसेट चाहिए जिसे आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सको। से यस। तो देखिए, हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं, आप मुझे बताएंगे कुछ करंट एसेट्स के नाम बताइए, क्या क्या होता है? कैश, ओके, और बताओ? स्टॉक, और बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गए बैंक बैलेंसेस एंड ऑल। और बताओ? डेटर्स, यस, दीज 3 एलिमेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, 4 एलिमेंट लेके चलते हैं। करंट एसेट के मेजर यही 4 एलिमेंट होते हैं। क्या क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, योर इन्वेंट्री दैट इज योर स्टॉक, योर डेटर्स एंड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हमारे सारे करंट एसेट्स हैं। अब इन करंट एसेट्स में से अगर आप देखेंगे तो एक तो ये स्टॉक और एक ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये ऐसे करंट एसेट है जिसे आप खड़े खड़े कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मान लो गौतम की दुकान है, ठीक है, कपड़े की दुकान है, करोड़ों रुपए का माल भरा है इसकी दुकान में, क्या ये खड़े पांव बेच सकता है उसको? रातों रात कोई ग्राहक मिल जाएगा इसको? मौके की बात है, नसीब बहुत अच्छे हुए तो मिल भी गया, बट चांसेस 0 है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे मान लो इसकी दुकान रेंट पे थी, इसने एडवांस में 12 महीने का रेंट दे रखा है, लैंडलॉर्ड है ये हिमांशु, है ना। अब इसको लायबिलिटी पे करनी है, ये हिमांशु के पास जाएगा, अरे एडवांस रेंट दिया था, देना वापस। वो बोलेगा क्यों दूं, नहीं दूंगा। कभी भी एडवांस में पे किया हुआ खर्चा जल्दी से वापस नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं उसमें से 2 चीजों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी सब कुछ क्विक एसेट होता है।
अब बच्चे ना क्वेश्चन पूछते हैं मैम डेटर कैसे हो सकते हैं क्विक एसेट। डेटर्स तो आप मान लो अगर आप सारे मेरे डेटर हो, मेरे को सबसे पैसे लेने हैं, मैं फोन कर रही हूँ, अरे गौतम पैसों की जरूरत है, अरे अभी थोड़ी 3 महीने बाद दूंगा, 3 महीने की बात हुई थी, यादव जी को फोन किया, अरे मैडम 2 महीने की उधारी पे माल दिया था ना, आज क्यों फोन कर रहे हो। अनंत को फोन किया, मैम 4 महीने की उधारी पे आपने माल दिया था, आज क्यों फोन कर रहे हो। तो मेरा सवाल ये है कि डेटर्स कैसे क्विक एसेट्स हुए। हाँ, डिस्काउंटिंग, यस, डेटर्स की डिस्काउंटिंग हो जाएगी, बैंक से डिस्काउंट करा लो जाके, बैंक दे देगा थोड़े पैसे काट के, आप समझ में आ रहा है। सो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो इसकी दुकान में 5 करोड़ का माल भरा हुआ है, बैंक को जाके बोले 5 करोड़ दे दे, माल रख ले, बैंक बोलेगा मैं क्या करूं, पागल है क्या, मेरे को नहीं चाहिए, रख अपने पास। सो कहने का मतलब इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जो रातों रात कन्वर्ट नहीं की जा सकती। वहीं अगर मान लो आप सारे मेरे डेटर हो, मेरे को आपसे किसी से 2 महीने किसी से 3 महीने के बाद पैसे लेने हैं, बैंक मेरे को आज पैसे दे देगा थोड़े पैसे काट के, ठीक है मैं इनसे रिकवर कर लूंगा, आप समझ में आ रहा है आपको। सो डेटर्स इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकते हैं, इतनी बात समझ में आई। तो क्विक एसेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चे, आपके ईयरली एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे कर दिए। अभी मैंने आपको एक रेंट का एग्जांपल दिया, जैसे मान लो इसकी दुकान है, लैंडलॉर्ड हिमांशु है, अब हर महीने रेंट देने की बजाय इसने सोचा चल यार तू 6 महीने का रेंट इकट्ठा ले जा। अगर इसको पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या वो वापस देगा ये पैसे, नहीं, उसको तो लेने ही थे। हाँ, मैं वही इसलिए तो बोला है कि वो क्विक एसेट नहीं है। जब आप खुद आंसर कर रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि अगर लायबिलिटी एज एंड व्हेन इट विल अराइज पे कर पाओगे या नहीं, करंट रेशियो, इमीडिएटली पे कर पाओगे या नहीं, तो क्विक रेशियो। सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट प्लग इन दिस, वेट अ मोमेंट, ओके, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन बट ओके, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, अब देखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का मतलब वापस नहीं बताऊंगी, फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया है मैंने। सो आपको है ना चैप्टर में कहीं कहीं स्टैंडर्ड रेशियोज दे रखे हैं। करंट रेशियो के लिए बोला है कि अगर आपके करंट एसेट करंट लायबिलिटी से डबल है, यानी अगर आपका करंट रेशियो 2 आ रहा है तो इट इज गुड, ठीक है, आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी है। क्या आ रहा है आंसर, 2। यानी अगर आपके पास करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में करंट एसेट दुगने हैं, सो इट इज गुड फॉर योर बिजनेस, यू आर हैविंग अ गुड लिक्विडिटी। बट अगेन आई वुड से दिस विल डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अगर सर्विस प्रोवाइडर है ना तो 1.5 भी बहुत है, समझ में। सो अगेन जो अभी मैंने लिमिटेशन बताई थी कि हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड रेशियोज की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस रेशियो की बात करें तो 1:1 इज अ गुड रेशियो, यानी अगर आपके क्विक एसेट उतने हैं जितनी आपकी करंट लायबिलिटी है, सो योर बिजनेस इज हैविंग अ गुड लिक्विडिटी। आपसे एक क्वेश्चन है दीपक, आप आंसर करेंगे। अभी यहाँ पे बोला है कि अगर मेरे करंट एसेट दुगने हैं तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे बिजनेस के लिए, इट्स गुड। अगर मैं कहूँ कि मेरे बिजनेस में, जिससे पूछा गया प्लीज वही आंसर करेगा, अगर मैं कहूँ कि मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए के एसेट हैं और मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख है, 5 टाइम्स मेरा करंट रेशियो है, क्या मेरे लिए खुश होने की बात है या नहीं? खुश होने की बात है, 5 गुने करंट एसेट है, ओह वेरी गुड। तो आप बताओ, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है ना, excess of anything is bad, so why it is bad? Underutilization, okay, so correct, your answer is correct। देखिए, ज्यादा करंट एसेट होना अच्छी बात है, इट इज गुड फॉर द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। अब आपसे एग्जाम में ना 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज अ वेरी हाई करंट रेशियो गुड फॉर द बिजनेस, एंड इफ नो व्हाट आर द रीजंस, यू हैव टू मेंशन रीजंस एज वेल। यादव जी आपके पास रीजंस है कि अगर आपके बिजनेस का बहुत हाई करंट रेशियो आ रहा है तो वो क्या डिनोट करता है? लेट मी टेल यू,
अगर आपका करंट रेशियो बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, इट इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। रीजन बीइंग, अभी समझ में आएगा, रुको। देखो, हमारे करंट एसेट्स की मैं बात करूं तो मेजरली 3 चीजें हमारे करंट एसेट को फॉर्म करती हैं। एक कैश, दूसरा स्टॉक और तीसरा डेटर्स। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। यही 3 मेजर करंट एसेट होते हैं। अगर आपका करंट रेशियो बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, मतलब इनमें से कोई चीज है जो बहुत ज्यादा है आपके बिजनेस में, से यस, या तो कैश बहुत ज्यादा पड़ा है, या डेटर्स में पैसे इकट्ठे हो रखे हैं, या फिर आपकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रखी है, बोलो ना, तभी करंट रेशियो ज्यादा हो सकता है, जब आपके करंट एसेट्स ज्यादा है। अब देखो, अगर आपके पास कैश बहुत ज्यादा पड़ा है बिजनेस में, इसका मतलब आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रखी। कैश इज लाइंग आइडल, कैश को प्रॉपर मैनेज करो। पता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में एक बंदा रोज का यही काम करता है, कैश मैनेजमेंट। कि कैश इस तरीके से मैनेज होना चाहिए कि रोज के खर्चे भी निकल जाएं, कैश आइडल ना पड़ा रहे, इन्वेस्ट भी हो जाए, उस पर इंटरेस्ट भी आता रहे। समझ में आ रहा है? अब आप सोचो, जैसे पुराने लोग होते थे, कैश को ना चावल के डब्बों में, संदूकों में भर भर के रखते थे, तो क्या वो बढ़ता था वहां पड़ा पड़ा? वो सड़ जाता था, फट जाते थे, नोट गल जाते थे पड़े पड़े। आज की डेट में हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड्स, है ना, स्टॉक मार्केट। सो अगर आप देखो, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि पॉकेट में 5 रुपए भी मत रखो, कैश होना चाहिए टू मेंटेन लिक्विडिटी, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इधर कैश के ढगले पड़े और आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बैंक बैलेंसेस पड़े हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। सो कैश और बैंक आपके आइडल नहीं होने चाहिए। अब देखो, मैंने आपसे पूछा कि रीजन पूछा जा सकता है एग्जाम में, 3 मार्कर, तो रीजन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर वेरी हाई करंट रेशियो। आप क्या बोलोगे? कैश लाइंग आइडल, पहला रीजन क्या हो सकता है? कैश लाइंग आइडल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर लाइंग आइडल ड्यू टू पुअर कैश मैनेजमेंट। दूसरा हमारा पार्ट क्या है? स्टॉक। हमारे करंट एसेट का दूसरा मेजर पार्ट होता है स्टॉक। तो मान लो ये गौतम की ही दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़े की दुकान है इसकी, ये माल खरीद के भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, बिक रहा ही नहीं वो, तभी तो माल ज्यादा होगा ना दुकान में। यानी स्टॉक पाइल अप हुए जा रहा है लेकिन बिक नहीं रहा है। अगर इसके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, दैट डिनोट्स कि या तो ये बहुत अति बाय कर रहा है एज कंपेयर टू हिज सेल्स, जितना बिक नहीं रहा उतना ये खरीद खरीद के रख रहा है। यानी कि हो क्या रहा है? स्टॉक पाइलिंग अप। समझ में आ रहा है? पहला रीजन मैंने बताया, कैश लाइंग आइडल। दूसरा रीजन है स्टॉक पाइलिंग अप। यहां पे देखो, स्टॉक पाइलिंग अप ड्यू टू पुअर सेल्स, आप यहां ऐड कर सकते हैं, एंड पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कारण भी ऐसा होता है कि आपका स्टॉक पाइल अप होए जा रहा है, आपको समझ ही नहीं है कि कितना खरीदना है, आप खरीदे जा रहे हो, वो बिक के ही नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? आप सोचो, अगर आप पेरिशेबल आइटम्स में डील करते हो और अगर ये सिचुएशन है, कितने घाटे में जाओगे आप। पेरिशेबल आइटम्स क्या होती हैं? जो खराब हो जाती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो अगर ऐसी गलती आप पेरिशेबल में कर रहे हो तो सोचो क्या होगा आपके साथ। यू विल रन इनटू, हाँ नहीं तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी आप आगे एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, जब आप एक्टिविटी रेशियोज पढ़ेंगे, there you will learn about the inventory turnover ratio which will help you learn that हमें इन्वेंट्री उतनी ही रखनी चाहिए कि वो टाइम टू टाइम बिकती रहे। ऐसा भी ना हो कि मेरा ग्राहक आ रहा है और मेरे पास सामान ही नहीं है, उसको वापस खाली हाथ भेजना पड़ रहा है, और ऐसा भी ना हो कि मेरी दुकान में ढगले लगे जा रहे हैं और वो बिक ही नहीं रहे। दोनों सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। देखो, एग्जैक्टली तो कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि मैं इतने रुपए का माल खरीद लूं तो सारा बिक जाएगा, है ना। सो एस्टिमेशन होता है ये, बट आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ना तो सामान कम पड़े कि ग्राहकों को वापस भेजना पड़ रहा है, और ना कि आप इकट्ठा किए जा रहे हो और वो बिक रहा है। तो इट शुड बी अ बैलेंस्ड सिचुएशन, ओके।
So last part of your current asset is debtors. कैश और स्टॉक समझ में आ गया? अगर कैश बहुत ज्यादा है मतलब आपका कैश आइडल पड़ा है, आप ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। अगर आपके स्टॉक ज्यादा है मतलब आप इकट्ठा किए जा रहे हो, वो बिक नहीं रहा है, पाइल अप हो रहा है। तीसरा जो मेजर पार्ट होता है वो होता है डेटर्स। अब आप सोचो आप सारे मेरे डेटर हो, ये मेरे साथ होता है, पुअर डेटर मैनेजमेंट है मेरा, ठीक है। मेरी फीस अभी तक नहीं आई, नवंबर खत्म हो गया, आधे से ज्यादा बच्चों ने फीस ली थी। सो इसको हम कहेंगे पुअर कलेक्शन पॉलिसीज। एग्जाम्पल ब्रैकेट में ललिता मैम, वेरी पुअर कलेक्शन पॉलिसीज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सोचो आपका डेटर का अमाउंट बहुत हाई है आपकी बुक्स में, है ना। सो डेटर का अमाउंट हाई होने का मतलब है कि डेटर्स में जा के पैसे हुए निकल ही नहीं रहे। आप बार बार फोन या तो उनको फॉलो अप नहीं कर रहे कि भाई पैसे दे दो, जैसे मैंने बोलती ना पैसे दे दो, वही सिचुएशन यहाँ पे है। सो डेटर्स बहुत ज्यादा होने का क्या डिनोट करता है, पुअर कलेक्शन, और आपके पैसे आपके डेटर्स में फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं लोग। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। कह रही है बोर्ड के बाद पैसे दे देंगे, है नहीं, इस बंदी ने पूरे पैसे दे दिए, ये कहने को कह रही। हाँ मैंने बोला आपने पूरी फीस दे दी। हाँ बोर्ड के बाद रिजल्ट अच्छा आया तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वेरी गुड, ये सही था बेटा। अब तुम लोग नहीं पढ़ो और रिजल्ट नहीं आए तो मेरी गलती थोड़ी, सही है ना? ओके, अरे समझ में आया? चलो अब ये नोट पढ़ते हैं एक बार फिर से। द स्टैंडर्ड फॉर एक्सेप्टेबल करंट रेशियो डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हाउएवर generally accepted current ratio is 2:1, that is your current asset should be twice the current liability. If your current ratio is less than 1, आपने करंट रेशियो कैलकुलेट किया और उसका आंसर आया लेस देन 1, current ratio less than 1, it indicates enterprise would be unable to pay the short term financial obligation and it also indicates it is not in good financial health. अगर आपका करंट रेशियो 1 से भी कम आ रहा है, 1 से कम कब आएगा बच्चों? जब आपके करंट एसेट कम होंगे करंट लायबिलिटी से, तो इन दैट केस तो आप कैसे पे कर पाएंगे? If current ratio is greater than 1, current ratio is greater than 1, it indicates the enterprise would be able to pay the short term obligations and it is in good financial health. High current ratio means better liquidity, but a very high current ratio reflects poor operational efficiency. It indicates stock piling up due to poor sales, large amount blocked in debtors due to poor collection policies, and cash and bank balances lying idle due to poor cash management. क्लियर हो रहा है? कुछ डाउट है तो मेरे से पूछो, आई एम हियर। 1 के इक्वल है मतलब आप अपनी लायबिलिटीज तो पे कर पाएंगे बट स्टिल यू आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड लिक्विडिटी इन योर बिजनेस। समझ में आ रहा है? अगर 1 से कम है तो पे ही नहीं कर पाओगे, ज्यादा है तो कंफर्टेबली पे कर दोगे, इक्वल है तो भी पे कर दोगे बट देन यू विल बी हैविंग जीरो लिक्विडिटी आफ्टर दैट। यानी लिक्विडिटी क्रंच है आपके बिजनेस में, करेक्ट? यस, वो एक्टिविटी में बताऊंगी, अभी रुक जा, अभी नहीं समझ आएगा, ठीक है? आगे चले, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ, पक्का? ठीक है, अब मुझे ये किससे पूछो हिमांशु तुम बताओ, करंट एसेट और क्विक एसेट का मेजर डिफरेंस बताओ। क्या फॉर्मूला? कुछ भी बोलेगा क्या फॉर्मूला? करंट एसेट और क्विक एसेट में मेजर क्या डिफरेंस है? फॉर्मूला। और क्विक एसेट्स में क्विक एसेट्स होते हैं, तो कहाँ से लाता है बेटा ऐसे आंसर? कह रहा है करंट एसेट में करंट एसेट होते हैं, क्विक एसेट में क्विक एसेट्स होते हैं। अरे भाई दोनों का मेजर डिफरेंस का पॉइंट बता।
दिस इज द आंसर। दोनों में डिफरेंस इन्वेंट्री का है। हाँ मेरा मेजर दो हद हो गई। हम अगर करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? क्विक एसेट्स। देखो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस फिर भी एक छोटा अमाउंट होता है, तो ये मेजर अमाउंट क्या हो गया? इन्वेंट्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मान लो ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये करंट एसेट्स हैं अपॉन करंट लायबिलिटी। ये मेरा करंट रेशियो निकल गया, कितना निकला? 2 निकल गया, है ना? ठीक है, और क्विक रेशियो निकालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है हमारे बिजनेस में, हम सिर्फ इन्वेंट्री का एग्जांपल लेते हैं। 2 लाख के मेरे करंट एसेट्स हैं, उसमें से इन्वेंट्री कितनी लेनी है? 80,000 लेते हैं। करंट लायबिलिटी तो सेम रहेगी, नो चेंज। सो ये आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 1.2 आएगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। 2 लाख के ही करंट एसेट्स रखते हैं और स्टॉक सिर्फ 40,000 रुपए का लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा क्विक रेशियो का? अब ना एक लाइन लिखी हुई है, आप बुक्स में देखना, आपके पास जो बुक है, कि अगर आप करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कंपेयर करते हैं, डिफरेंस अगर ज्यादा आ रहा है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा अगर आ रहा है, उसका क्या मतलब है? कि आपने इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखी हुई है ना? क्योंकि यहां से फिगर जो माइनस होगा तभी तो डिफरेंस आएगा। से यस। और अगर करंट रेशियो और क्विक रेशियो में डिफरेंस बहुत ही माइनर है तो आपकी इन्वेंट्री क्या है? बहुत कम है। समझ में आ रहा है? सो एक लाइन लिखी हुई है शायद ऊपर, आप देखो पेज, इसी पेज पे होगी। यस, a high liquid ratio as compared to the current ratio, it may indicate understocking. Low liquid ratio as compared to the current ratio, it indicates overstocking. बट ये ना टेक्निकल हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये वाला एग्जांपल याद रखना कि अगर करंट रेशियो क्विक रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपकी इन्वेंट्री ज्यादा रखी हुई है, क्योंकि वो जो फिगर माइनस हुआ है तभी तो डिफरेंस आ रहा है। और अगर कम डिफरेंस है मतलब अंडर स्टॉकिंग। सिंपल है, एग्जाम्पल से बेटर क्लैरिटी होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हुआ सारा? क्या करना है? फोटो लेनी है तो हटू मैं? हाँ ये लो। बताओ बच्चों, इतनी क्लैरिटी हो रही है आपको? ठीक है, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। जस्ट रीड दिस डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अच्छा, ये जो लिक्विड रेशियो है इसको सॉरी क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। 3 नाम है इसके, एक बार पढ़ लो। करंट रेशियो विल एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन करंट एसेट एंड करंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्विक एसेट एंड करंट लायबिलिटी। It assess the ability to meet current liability within 12 months or within operating cycle. It assess the ability to meet liabilities immediately, तुरंत। 2:1 is considered to be a good ratio. In this case, 1:1 is considered to be a good ratio. It is not a better measure as compared to liquid ratio for assessing short term. It is a better measure as compared, यानी ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है? क्विक रेशियो बेटर है, क्योंकि आपकी इमीडिएट जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसको चेक ये करता है। ठीक है जी? यस, लिक्विडिटी पोजीशन। इतनी बात क्लियर हो रही है? देखो मैंने आपको 1.25 घंटा लगा दिया सिर्फ ये 2 फॉर्मूला समझाने में। मैं चाहती तो इतना भी बोल के खत्म कर सकती थी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट कुड हैव बीन डन। सो अगर मैम एफर्ट कर रही है तो आप भी सामने उतना एफर्ट कीजिए।
अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे लिक्विडिटी के, अगली क्लास में क्वेश्चन करके फिर उससे अगली क्लास में नया रेशियो सीखेंगे। और बताओ समझ आया यादव जी? यादव मैं पढ़ के आता हूँ, पढ़ के आता हूँ। उशांक और इसको सब आता है? अच्छा अच्छा, प्राणी। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।